हेलो स्टूडेंट, थार सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालासर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। कल अपनों ने पढ़ा था कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है, जिसको हमने एक प्रैक्टिकल करके भी बताया था। अब आज जो अपना अगला टॉपिक है वो है आवेशन, जिसको मैं सुविधा के लिए विद्युतीकरण भी कह सकता हूं। तो उसके बारे में देखते हैं। आवेशन या विद्युतीकरण ये क्या होता है? कल मैंने एक बात बताई थी कि जब दो वस्तुओं को घर्षित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन है वो एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो रहे हैं, बस उसी को नाम दिया गया है आवेशन या विद्युतीकरण। यानी इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होना ही आवेशन कहलाता है, या इसको हम विद्युतीकरण भी कहते हैं। इसमें जो मेन टॉपिक है वो ये है कि भाई आवेशन की विधियां कौन सी हैं और वो किस प्रकार से कार्य करता है। देखो, आवेशन की विधियां मुख्यतः आवेशन की तीन विधियां हैं, जिनके मैं नाम लिख रहा हूं। नंबर एक, घर्षण द्वारा आवेशन। नंबर दो, प्रेरण द्वारा आवेशन। और नंबर तीन है चालन द्वारा आवेशन। हमें करना क्या है, इन तीनों के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, नंबर दूसरा प्रेरण द्वारा आवेशन, और नंबर तीसरा है चालन द्वारा आवेशन। ये जो घर्षण द्वारा आवेशन है इसको हम घर्षण विद्युत भी कह सकते हैं, और इसके बारे में थोड़ा बहुत तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। आज अपने इसके बारे में थोड़ा उदाहरण और विस्तार से पढ़ लेंगे। तो ये तीन विधियां हैं आवेशन की। नंबर फर्स्ट घर्षण द्वारा आवेशन, नंबर सेकंड प्रेरण द्वारा आवेशन, और नंबर थर्ड है चालन द्वारा आवेशन। आज हम घर्षण द्वारा आवेशन की एक बार बात करते हैं। देखो, तो सबसे पहला पॉइंट है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, जिसको हम बोलते हैं घर्षण विद्युत। देखो, होता क्या कि जब दो विद्युतरोधी वस्तुओं को आपस में घर्षित किया जाता है या रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप एक वस्तु तो हो जाती है धनावेशित और दूसरी वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। यानी कि पहले दोनों वस्तुएं उदासीन थी, लेकिन घर्षण के बाद दोनों के ऊपर आवेश आ गया, एक पर प्लस और एक पर माइनस। तो इस प्रकार घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशित होना घर्षण विद्युत कहलाता है। इसकी परिभाषा है कि घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशित होना ही घर्षण विद्युत कहलाता है। ये होगी परिभाषा, घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशित होना ही घर्षण विद्युत कहलाता है। इसमें एक लाइन लिख रहा हूं, देखो क्या है कि जब दो विद्युतरोधी वस्तुओं को आपस में घर्षित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित
हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं तो परिणाम स्वरूप होता क्या है कि एक वस्तु के अंदर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो वस्तु तो हो जाती है धनावेशित, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है वो वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। इसको भी हम एक उदाहरण अलग से समझेंगे तब पता चलेगा अपने को कि होता क्या है कि जब दो विद्युतरोधी वस्तुओं को आपस में घर्षित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां तो हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की कमी और परिणाम स्वरूप वह वस्तु हो जाती है धनावेशित। अभी बताएंगे ये धनावेशित क्यों हो रही है। और जिस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि और परिणाम स्वरूप वह वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। ये तो है थ्योरेटिकल लाइन। अब इसको एक मैं डायग्राम से समझा रहा हूं, वो देखना। मान लिया मेरे पास दो उदासीन वस्तु है, एक तो है वस्तु ए और एक है वस्तु बी, दोनों उदासीन है। इसका मतलब वस्तु ए के अंदर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, ऐसे वस्तु बी में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। अब इससे पहले थोड़ा सा एक जो पिछली क्लास में उन्होंने पॉइंट पढ़ा था मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। हमने पढ़ा कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। इनके अंदर मैंने समझाने के लिए ऐसा ही डायग्राम बनाया था और कुछ आगे लिखा था कि धनावेश यानी वस्तु अगर धनावेशित है तो परिणाम स्वरूप वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और वस्तु ऋणावेशित है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि है। अपने को बस इतना ही काम में लेना है, द्रव्यमान की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी एक बार कि वस्तु धनावेशित है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वस्तु ऋणावेशित है इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि है। बस यही बात अपने यहाँ काम में आ रही है। देखो कि ये दो उदासीन वस्तु है तो इसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, ऐसे ही इसमें बराबर है। ये कह रहा है जब दोनों को घर्षित किया जाता है तो जब दोनों को मैं घर्षित करूंगा तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी में आएंगे। हमने सुविधा के लिए मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ए से निकलकर बी में आ गए। तो जब इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर बी में आएंगे तो इस वस्तु ए में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और जो वस्तु बी है उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी। भाई होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होंगे ए से बी की ओर तो ए के अंदर तो इलेक्ट्रॉन की कमी और बी में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। तो जब ए में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो परिणाम स्वरूप वह वस्तु धनावेश को अपने मतलब हम यह कह देंगे कि जो वस्तु ए है वो धनावेशित हो जाएगी। क्यों हो जाती है धनावेशित? क्योंकि इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उनकी संख्या इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा रह जाती है, और इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉनों से ज्यादा रह जाते हैं। अब यहाँ प्रोटॉन की संख्या ज्यादा यानी धनावेश का प्रभाव ज्यादा है तो हम यही कहेंगे कि वस्तु ए जो है वो धनावेशित हो जाती है। और जो बी है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब हम यह कह देंगे कि जो वस्तु बी है वो ऋणावेशित हो जाती है। तो ये तो होगी धनावेशित और ये होगी ऋणावेशित। अब इसी को देखो आपने ऐसे भी समझ सकते हैं ताकि पता चल जाए धनावेश और ऋणावेश। ये वस्तु ए है, आपने कहा ये उदासीन है, उदासीन यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। एक समझाने के लिए बेसिक मतलब एक छोटा सा पॉइंट ले रहा हूँ इसमें कि मैंने मान लिया कि जो वस्तु ए है उसमें 7 ही तो है प्रोटॉन और 7 ही है इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही वस्तु बी में 5 तो है प्रोटॉन और 5 है इलेक्ट्रॉन। आपने कहा इनको घर्षित किया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर बी में आ रहे हैं। हमने सुविधा के लिए मान लिया कि वस्तु ए से बी की ओर 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। तो जब ए से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो घर्षण के बाद की जो कंडीशन है उस टाइम देखो यहाँ प्रोटॉन की संख्या तो उतनी है जितनी पहले थी, परंतु 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके पास केवल और केवल 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे।
और जब वस्तु B इन 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी तब B के पास प्रोटॉन जितने पहले थे अब भी उतने हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो हो जाएगी 8। अब इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है उनकी संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है और प्रोटॉन पर है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए परिणाम स्वरूप यह वस्तु धनावेशित हो जाती है। और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऋणावेश की अधिकता हो रही है, इसलिए यह वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। हम ऐसे भी समझ सकते हैं। वापिस समझ लेना कि जब दो विद्युतरोधी वस्तुओं को आपस में घर्षित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप वह वस्तु तो होगी धनावेशित, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप वह वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। यानी कि आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉनों को ही उत्तरदायी माना गया है। अब यहाँ एक पॉइंट अपने पास देखो इस प्रकार से खड़ा हो जाता है, जिसको मैं नोट करके बता रहा हूँ आपको कि ये जो आवेशन या विद्युतीकरण हमने नाम लिखा है, इसके अंदर केवल इलेक्ट्रॉनों का ही प्रवाह क्यों हो रहा है, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण क्यों होता है, प्रोटॉन का क्यों नहीं। प्रोटॉन भी तो जो है वो परमाणु का ही एक मौलिक कण है अपने पास, जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे प्रोटॉन भी है, तो फिर प्रोटॉन का स्थानांतरण क्यों नहीं होता। तो उसका रीजन ये है कि जो प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधा रहता है, जिसे आसानी से या सुगमता से तोड़ा नहीं जा सकता। परंतु इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाह्यतम कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जो कम ऊर्जा प्राप्त करने पर अपनी कक्षा को छोड़कर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। बस इतना याद रखना कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का नहीं। क्यों? तो आंसर यही होगा कि प्रोटॉन नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं, जिन्हें तोड़ना आसान नहीं होता। यह घर्षण विद्युत। परिभाषा दोबारा देख लो, घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशित होना ही घर्षण विद्युत कहलाता है। ये समझने के लिए अपने एक डायग्राम बना दिया। अब इसके उदाहरण देखने अपने को। सबसे पहला उदाहरण देखो, एक तो है कांच की छड़, एक मैंने ले लिया रेशम या रेशम का कपड़ा। ये कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अब वही पहली वाली लाइन काम में आएगी। हमने क्या कहा कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित करने पर इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकल रहे हैं तो यहाँ तो होगी इलेक्ट्रॉन की कमी, रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो रहे हैं तो यहाँ होगी इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, तो परिणाम स्वरूप कांच की छड़ तो हो जाएगी धनावेशित, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो रेशम का कपड़ा है वो हो जाएगा ऋणावेशित। ये हो गया अपना एक उदाहरण। फिर इसके बाद में नंबर 2, एक तो ले ली मैंने एबोनाइट की छड़ और एक ले ली बिल्ली की खाल। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से घर्षित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से निकलकर एबोनाइट की छड़ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से निकलकर एबोनाइट की छड़ में आ रहे हैं तो बिल्ली की खाल में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप यह वस्तु तो होगी धनावेशित। और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है तो परिणाम स्वरूप यह वस्तु होगी ऋणावेशित। बस यही है आवेशन या विद्युतीकरण की एक विधि, जिसका नाम है घर्षण द्वारा आवेशन, या जिसको हम कहते हैं घर्षण विद्युत। यानी घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशित होना ही घर्षण विद्युत कहलाता है। ये अपना एक टॉपिक पूरा हो गया। यानी इसका जो पहला भाग है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसको घर्षण द्वारा आवेशन भी कह देते हैं और घर्षण विद्युत भी कह देते हैं। अब अपने को सेकंड विधि पढ़नी है। देखो, जो सेकंड है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन चार्ज है, इंडक्शन की विधि काम में आ रही है अपने पास। प्रेरण द्वारा आवेशन में पहले एक काम करता हूँ, इसकी परिभाषा लिख देता हूँ और फिर इसको समझाऊंगा।
देखो किस प्रकार से है, किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श कराए बिना उस अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के विपरीत आवेश उत्पन्न करना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। दोबारा देख लेना, ये क्या कह रहा है कि किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श कराए बिना, स्पर्श नहीं करवाना है, स्पर्श कराए बिना उस अनावेशित, जिसको हम उदासीन भी कह देते हैं, उस अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के विपरीत आवेश उत्पन्न करना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। यही इसका उद्देश्य है। इसको एक नॉर्मल उदाहरण के लिए ऐसे बता सकता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास दो वस्तु है, एक तो है ए, एक है बी। जो वस्तु ए है वो है आवेशित, और आवेशित के लिए मैंने मान लिया इस पर कोई धनावेश है, और वस्तु जो बी है वो है उदासीन। अब ये क्या कह रहा है कि इस अनावेशित जो वस्तु मैंने ली है, उदासीन बोल दो या इसको आप अनावेशित भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो इस अनावेशित वस्तु को इससे स्पर्श कराए बिना हमें इस पर इसके विपरीत चार्ज लाना है, यानी आप इसको नज़दीक तो ला सकते हो पास में। तो जब आप इस वस्तु ए को बी के पास में लाओगे या बी को ए के पास में लाओगे तो घटना होती है प्रेरण की। अब प्रेरण के दौरान होगा क्या कि कुछ समय के बाद जो वस्तु बी है उस पर इस वस्तु के विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो मैं यह कह दूंगा कि प्रेरण की घटना के दौरान वस्तु बी पर आ गया ऋणावेश। किसके कारण? इस आवेशित वस्तु के धनावेश के कारण। तो ये इसकी परिभाषा है कि अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श कराए बिना उस अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के विपरीत आवेश उत्पन्न करना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। यही इसका उद्देश्य है। अब इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। देखो, मान लिया मेरे पास कोई उदासीन चालक गोला है, तो उस उदासीन चालक गोले को हमें प्रेरण द्वारा आवेशित करना है। तो इसके लिए अपने को डायग्राम चाहिए, जो मैं एक बार बना देता हूं। ये है मेरे पास कोई उदासीन चालक गोला, मैंने यहाँ नाम लिख दिया उदासीन चालक गोला। सुविधा के लिए मान लिया ये कोई गोला बी है। हमें करना क्या है? प्रेरण विधि द्वारा इसको आवेशित करना है। तो प्रेरण द्वारा इसको आवेशित करेंगे तो करेंगे क्या कि हमें इस वस्तु यानी जो आपने चालक गोला बी लिया है, मैं इसके पास कोई धनावेशित कांच की छड़ को लेके आ रहा हूँ। ये धनावेशित कांच की छड़ है ए, मैंने यहाँ लिख दिया धनावेशित कांच की छड़। और कांच की छड़ धनावेशित कैसे हुई थी? अभी बताया था ना, रेशम के कपड़े से इसको घर्षित करेंगे तो कांच की छड़ के जो इलेक्ट्रॉन है वो रेशम के कपड़े पर आ जाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, इसलिए यह होगी धनावेशित। अब होता क्या वो देखो, ये गोला बी है अपने पास उदासीन। जब मैं इस चालक छड़ को इस गोले के पास लाऊंगा, स्पर्श नहीं करवाना है, बस नजदीक लाना। जैसे मान लो यहां तक ले आया मैं, ये धनावेश, ये है मेरे पास धनावेशित कांच की छड़। जैसे ही इस गोले के पास मैं इसको लेके आऊंगा तो इस गोले बी के अंदर जो धनावेश और ऋणावेश है उसमें कुछ अन्योन्य क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। इस छड़ की वजह से होगा क्या कि इस छड़ का जो धनावेश है
वो इस उदासीन गोले बी के धनावेश को तो करेगा प्रतिकर्षित यानी दूर धकेलेगा, ऋणावेश को करेगा आकर्षित। तो उस कंडीशन के दौरान होगा क्या कि जो ऋणावेश है वो तो सारा का सारा इस छड़ के पास वाले पृष्ठ की ओर आकर इकट्ठा हो जाएगा, और जो धनावेश है वो इससे दूर इकट्ठा हो जाएगा। इसको हम यूं भी पढ़ सकते हैं कि वह सहजातीय आवेश में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश में आकर्षण होता है। दोबारा देख लेना कि ये जो छड़ है वो करेगी क्या, इस गोले बी के अंदर जो धनावेश है उसको तो करेगी प्रतिकर्षित, वो तो सारा इससे विपरीत सिरे पर आकर इकट्ठा हो जाएगा, और जो ऋणावेश है उसको करेगी अपनी ओर आकर्षित, और अपने पास इस प्रकार से कोई स्थिति नंबर बी खड़ी हो जाएगी। अब स्थिति नंबर सी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस गोले बी के इस पृष्ठ को हमें भूसंपर्कित करना है, जिसको आप अर्थिंग बोलते हो। ये हो गया भूसंपर्कण। अब भूसंपर्कण होने पर क्या होगा, इस गोले बी का जो ये एक्स्ट्रा चार्ज है धनावेश वो भूमि में संचरित हो जाएगा, या मैं कहूंगा एक्स्ट्रा चार्ज सीधा यहाँ आ जाएगा अपने पास, या यूं भी कह सकते हो आप कि पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पूरे के पूरे धनावेश को क्या कर देते हैं, उदासीन बना देते हैं। मतलब यहाँ कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहता है, परंतु जो ऋणावेश है वो अभी भी यहीं पर उपस्थित रहता है, जिसका मुख्य कारण है इस धनावेशित छड़ की उपस्थिति। यानी इनके बीच में एक ऐसा आकर्षण बल कार्य कर रहा है जिसका अर्थिंग की वजह से कोई प्रभाव नहीं है, मतलब अर्थिंग की वजह से ये आवेश यहां नहीं आएगा। अब अगर मैं इस भूसंपर्कण को हटा दूं तो भी ऋणावेश अपनी जगह पर ही व्यवस्थित रहता है। उसका भी जो कारण है वो ये धनावेशित कांच की छड़ है कि इनके बीच में अभी तक आकर्षण बल ज्यादा कार्य कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस छड़ को ही हटा दूं, अगर छड़ को हटा दूं तो यहाँ केवल और केवल ऋणावेश बच गया। अब ऋणावेश है यानी सहजातीय आवेश, और सहजातीय आवेश के अंदर जो मुक्त आवेश प्रतिकर्षण होता है उसकी वजह से जितना भी चार्ज होता है वो गोले के पृष्ठ पर फैलने की कोशिश करता है, यानी जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो सारा का सारा गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा, और इस प्रकार जो गोला बी है वो ऋणावेशित हो जाता है। यानी कि इस पॉइंट को हम छोटे छोटे भागों में पढ़ते हैं, ए बी सी, ये डायग्राम डी हो गया, ये अपने पास ई हो गया। वापिस देखना कि चित्र में कोई उदासीन चालक गोला बी है जिसको कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। इस गोले बी के पास जब कोई धनावेशित कांच की छड़ को हम लेकर आते हैं तो घटना होती है प्रेरण की। प्रेरण का मतलब क्या हो गया कि इस गोले का जो धनावेश है, मतलब जो धनावेश है इस गोले का, वो इस छड़ के धनावेश से प्रतिकर्षित होकर इस विपरीत सिरे पर इकट्ठा हो जाता है, और जो ऋणावेश है वो आकर्षित होकर इधर बाएं वाले पृष्ठ वाला जो सिरा है उस पर इकट्ठा हो जाता है। अब यदि इस गोले बी की बाह्य सतह को अगर भूसंपर्कित कर दें तो ये जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज है भूमि में संचरित हो जाता है, परंतु ऋणावेश अपनी जगह पर ही उपस्थित रहता है, जिसका मुख्य कारण धनावेशित कांच की छड़ की उपस्थिति, यानी इन दोनों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो प्रबल है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर भूसंपर्कण को हटा दें तो भी ऋणावेश अपनी जगह पर ही व्यवस्थित रहता है, जिसका मुख्य कारण इस छड़ की उपस्थिति है। अब यदि मैं छड़ को हटा दूं तो यहाँ केवल ऋणावेश बचा। ऋणावेश का मतलब सहजातीय आवेश। सहजातीय आवेश में क्या होता है, मुक्त आवेश प्रतिकर्षण के कारण आवेश हमेशा अधिक दूरी पर रहने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो जितना भी आवेश होता है वो सारा का सारा गोले के पृष्ठ पर फैल जाता है। अब पृष्ठ पर आवेश आ गया और आवेश है ऋणावेश। अब देखो प्रारंभ में गोला बी था उदासीन, लेकिन प्रेरण की घटना के दौरान गोला हो गया ऋणावेशित। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किसी उदासीन चालक गोले को किस प्रकार से ऋणावेशित किया जा सकता है। बड़ा प्रश्न आ जाए तो डायग्राम से पूरा करना है, वरना शॉर्ट में क्या लिखेंगे कि उस गोले के पास हम कोई धनावेशित कांच की छड़ या धनावेशित जो भी वस्तु है उसको लेकर आएंगे तो प्रेरण के दौरान गोला ऋणावेशित हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन आ जाए कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि किसी उदासीन चालक गोले को धनावेशित कैसे किया जा सकता है। तो उसका एक ही तरीका है कि इस बार हम कोई ऋणावेशित एबोनाइट की छड़ को लेकर आएंगे तो उस कंडीशन के दौरान जो गोला बी है वो धनावेशित हो जाएगा। ये अपना पॉइंट। अब इसमें दो नाम है, एक मैं लिख रहा हूं प्रेरक वस्तु, एक है प्रेरित वस्तु। प्रेरक कौन सी है, जिसके पास पहले से आवेश है, चार्ज है, उसको हमने नाम दे दिया प्रेरक। प्रेरित कौन सी वस्तु है, जो वस्तु चार्ज होना चाहती है प्रेरण के दौरान, उसको हमने नाम दे दिया प्रेरित वस्तु।
तो ये जो अपनों ने सेकंड जो टॉपिक पढ़ा है प्रेरण द्वारा आवेशन, इसके अंदर मेरे को 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। नंबर फर्स्ट कि प्रेरण के दौरान प्रेरक वस्तु एवं प्रेरित वस्तु के मध्य कोई भौतिक स्पर्श नहीं होता है। तो इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो इनके बीच में कोई भौतिक स्पर्श नहीं हो रहा है। तभी तो डेफिनेशन में अपने क्या पढ़ा था, स्पर्श कराए बिना उदासीन वस्तु पर जो आपने आवेशित वस्तु ली है उसके विपरीत आवेश उत्पन्न करना ही प्रेरण द्वारा आवेशन है। तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया कि प्रेरण के दौरान प्रेरक और प्रेरित वस्तु के बीच में कोई भौतिक स्पर्श नहीं होता है। और नंबर सेकंड कंडीशन तो डायग्राम को देख के पता चल रही है कि जो प्रेरित वस्तु है उस पर जो आवेश होता है वो प्रेरक वस्तु के बिल्कुल विपरीत होता है। यानी प्रेरक वस्तु अगर धनावेशित है तो प्रेरित वस्तु ऋणावेशित होगी, और अगर प्रेरक वस्तु ऋणावेशित है तो प्रेरित वस्तु धनावेशित होगी। ये अपना सेकंड पार्ट हो गया आवेशन की विधि का, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हमने 2 विधि पढ़ ली, एक घर्षण द्वारा आवेशन और एक पढ़ ली है प्रेरण द्वारा आवेशन। जो अगली विधि है नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।